नमस्ते बच्चों। 5th चैप्टर का एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अधिशोषण की परिभाषा, अधिशोषण के प्रकार, भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, ये सब पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कि किसी भी पदार्थ का अधिशोषण किन कारकों से प्रभावित होता है, कम या ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला कारक है गैस या अधिशोष्य की प्रकृति। जिसका अधिशोषण होना है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा कि कितना अधिशोषण होगा। अब इसमें देखिए, बुक में से कर रहे हैं हम भौतिक अधिशोषण। दो प्रकार के अधिशोषण पढ़े आपने, भौतिक और रासायनिक। भौतिक अधिशोषण वो होता है जिसमें अधिशोषक पदार्थ की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई रासायनिक बंध नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं होता। ऊपर हमने अंतर पढ़ा भी था, उसे हम भौतिक अधिशोषण कहते हैं। तो भौतिक अधिशोषण की अगर हम बात करें तो सरलता से द्रवित होने वाली गैसें, जो गैसें आसानी से द्रव में बदल सकती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, HCl, कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया। स्थायी गैसों मतलब जो आसानी से द्रव में नहीं बदलती, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की अपेक्षा जल्दी अधिशोषित होती हैं। जो गैसें जल्दी द्रव में बदलेंगी उनका अधिशोषण भी जल्दी होगा। अब यहाँ पर आगे एक और हमें पढ़ना है पॉइंट, क्रांतिक ताप, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। इसको पढ़ने से पहले आपको गैस के द्रव में बदलने की प्रक्रिया पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ठोस, द्रव और गैस, तीन अवस्थाएं आपने पढ़ी हैं। इन तीनों अवस्थाओं में जो मुख्य अंतर होता है या इनकी जो पहचान होती है वो होती है कणों के मध्य दूरी से। जैसे कि ये तीन अवस्थाएं हम बना रहे हैं पदार्थ की। ठोस के कण तो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। द्रव के कण कुछ कम दूरी पर होते हैं, ठोस की अपेक्षा रिक्त स्थान ज़्यादा होगा। जबकि गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होते हैं। गैस, द्रव। गैस को अगर द्रव में बदलना है तो हम उसके लिए दो तरीके अपना सकते हैं। पहला, ताप को कम करके। गैस को द्रव में बदलना है तो हम उसके ताप को कम करेंगे तो वो द्रव में बदल सकती है। दूसरा, दाब को बढ़ाकर। ये दो तरीके हैं गैस को द्रव में बदलने के। अगर ताप को कम करेंगे तो ये कण एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, इनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी, कम इधर उधर दौड़ेंगे, भागेंगे और एक दूसरे के पास आ जाएंगे। द्रव अवस्था में आ सकती है गैस। इसको दबाएंगे, प्रेशर इसके ऊपर डालेंगे तो भी कण एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो भी वो द्रव में बदलेगी। तो गैस को द्रव में बदलने के दो तरीके हो सकते हैं, ताप को कम करना और दाब को बढ़ाना। अब देखिए, क्रांतिक ताप की बात हमें करनी है, क्रांतिक ताप के बारे में पढ़ना है। इसे भी समझें कि किसी भी गैस को अगर द्रव में बदलना है तो उसको एक विशेष ताप तक ठंडा तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गैस को हम ठंडा बिल्कुल मत करें और उसको दबाते चले जाएं और वो द्रव में बदल जाए। गैस द्रव में बदलेगी दबाने पर, लेकिन एक विशेष ताप तक ठंडा करने के बाद। तो किसी भी गैस के लिए वह ताप जिस तक गैस को ठंडा करना जरूरी है
उसे द्रव में बदलने के लिए, या हम कहें कि वह ताप जिससे अधिक ताप पर कोई भी गैस कभी भी द्रव में बदल ही नहीं सकती, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप हर गैस के लिए अलग अलग रहेगा। तो सीधी बात यह है कि गैस को अगर द्रव में बदलना है तो हम या तो उसको ठंडा करें या उसके दाब को बढ़ाएं। अब हमेशा बहुत ज़्यादा ठंडा करना संभव नहीं होता, तो हमें दबाव को भी बढ़ाना पड़ता है, लेकिन हम दबाव या दाब तभी अप्लाई कर सकते हैं जब गैस उस मिनिमम टेम्परेचर क्रांतिक ताप तक ठंडी की जा चुकी हो। तो किसी भी गैस को द्रव में बदलना है तो उसे एक ताप क्रांतिक ताप तक ठंडा तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद या तो उसको और ठंडा करके द्रव में बदल लो या उसका दाब बढ़ा के द्रव में बदल लो, लेकिन क्रांतिक ताप तक तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो अब आप देखें, अलग अलग गैसों के लिए क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। क्रांतिक ताप की परिभाषा आ रही है। क्रांतिक ताप किसी गैस हेतु वह न्यूनतम ताप है जिससे अधिक ताप पर गैस का द्रवीकरण संभव नहीं है, चाहे दाब कितना भी उच्च कर दिया जाए। ये क्रांतिक दाब की परिभाषा है। इस चैप्टर में आपको ये परिभाषा नहीं करनी, कॉमनली नहीं पूछते, लेकिन आपको आनी चाहिए। और ना ही इस टॉपिक का वर्णन करते समय, जैसे आपका निबंधात्मक प्रश्न 5 है, उसका उत्तर अब हम कर रहे हैं, उसमें भी आपको क्रांतिक दाब की परिभाषा नहीं देनी, लेकिन आपको क्रांतिक ताप की परिभाषा आपको आनी चाहिए। अब यहाँ से हम दोबारा इसको शुरू करेंगे। क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, गैस का द्रवीकरण उतना आसानी से होगा और उसका अधिशोषण भी उतनी ही जल्दी होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे क्रांतिक ताप बढ़ेगा वैसे वैसे गैस का द्रवीकरण आसानी से होगा और गैस आसानी से अधिशोषित भी होगी। जैसे यहाँ पर आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये बहुत सारी गैसें दे रखी हैं, उनके क्रांतिक ताप कम होते जा रहे हैं और उसी के अनुसार उनका अधिशोषण भी कम होता जा रहा है। तो आपको इसमें बस इतना लिखना है, भौतिक अधिशोषण, सरलता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया आदि स्थायी गैसों की अपेक्षा जल्दी अधिशोषित होती हैं। और उसके बाद आपको क्रांतिक ताप के बारे में बताना है। क्रांतिक ताप जितना अधिक होगा, गैस का द्रवीकरण उतना ही आसानी से होगा और अधिशोषण भी उतनी ही जल्दी होगा। इतना आपको इस पॉइंट में लिखना है। अगला है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हमने जो पढ़ा था पॉइंट, वो था अधिशोष्य के बारे में, जिसका अधिशोषण हो रहा है। अब पढ़ेंगे जिसने अधिशोषण करना है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कठोर और रंध्रहीन पदार्थों की अपेक्षा, कोई पदार्थ कठोर हो, उसमें छेद ना हो, उसकी अपेक्षा सरंध्र और चूर्णित पदार्थ, सरंध्र का मतलब जिस पे छेद हो और जो चूर्ण में बदला हुआ हो, ठोस होने पर अधिशोषण की दर में वृद्धि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे किसी पदार्थ को आप छोटा करते जाएंगे, उसको पाउडर में बदल देंगे, वो उसमें अधिशोषण ज़्यादा होगा। इसीलिए अधिशोषण के लिए पदार्थों को पाउडर में बदला जाता है। आपने जितने भी एग्जाम्पल पढ़े थे, हम चारकोल पाउडर की बात करते हैं उसमें। और यहाँ पर एक परिभाषा और आ रही है विशिष्ट क्षेत्रफल की। 1 ग्राम ठोस द्वारा जिस पर अधिशोषण होना है, प्रदत्त मतलब दिया गया सतही क्षेत्रफल अधिशोषक का विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये विशिष्ट क्षेत्रफल की परिभाषा है। अगर हम अधिशोषक पदार्थ का 1 ग्राम ले लें, वो कितनी सतह प्रदान करता है अधिशोषण के लिए, उसको कहते हैं विशिष्ट क्षेत्रफल। आगे है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव हम इसके लिए ये मानते हैं, इसे समझने के लिए, कि यदि अधिशोष्य का भार, अधिशोष्य जिसका अधिशोषण होना है उसका भार है x, और अधिशोषक जिसने अधिशोषण करना है उसकी मात्रा है m। तो x बटा m, ऊपर अधिशोष्य का भार और नीचे अधिशोषक की मात्रा, इसको कहते हैं अधिशोषण की मात्रा। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, अधिशोषण की मात्रा, ऊपर अधिशोष्य आता है और नीचे अधिशोषक आता है। अधिशोषण की मात्रा x बटा m होती है।
अगर हम बात करते हैं, हम दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं, तो जब दाब का प्रभाव पढ़ रहे हैं मतलब दाब में परिवर्तन करेंगे, तो ताप को हम क्या मान लेते हैं? स्थिर। स्थिर ताप पर x/m मतलब अधिशोषण की मात्रा और p दाब, क्योंकि मैंने अभी आपको बात बताई कि दाब का प्रभाव पड़ रहे हैं तो दाब में परिवर्तन देखेंगे, तो x/m अधिशोषण की मात्रा और p दाब, इन दोनों के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। इधर हम x/m ले लेते हैं और इधर p ले लेते हैं। अगर ताप स्थिर है तो ये ग्राफ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है ये। तो इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये स्थिर ताप पर हुआ है, समान ताप रहा, इसलिए समान ताप पर या एक ही ताप पर अधिशोषण का अध्ययन किया गया है। अधिशोषण की मात्रा का बात हम कर रहे हैं, तो इस ग्राफ को हम कहते हैं अधिशोषण समतापी। अधिशोषण समतापी। दाब बढ़ाने पर, जैसे जैसे दाब बढ़ रहा है, हम इधर जा रहे हैं, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। ये अधिशोषण की मात्रा जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वो बढ़ रही है। और संतृप्ति दाब PS पर अधिशोषण की मात्रा अधिकतम होती है। ये मैक्सिमम पहुंच गई और उसके बाद फिर ये टिक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं संतृप्ति दाब। यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से शो कर सकते हैं। PS संतृप्ति दाब। ये है दाब का प्रभाव, जिसमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है और इसे अधिशोषण समतापी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं ताप का प्रभाव। चौथा बिंदु है ये, ताप का प्रभाव। क्योंकि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ये बात पढ़ी थी कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। आपको मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि अगर आप चने को भिगोते हैं रात को, तो कुछ समय बाद आप देखना पानी के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन आता है और अंदर आपको मॉइस्चर भी नज़र आता है ढक्कन के ऊपर। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में, ये लाशात्लीय का नियम पिछले साल हमने पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग घटेगा और ऊष्माशोषी में उल्टा होता है। अब अधिशोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसलिए ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घट जाती है। स्थिर दाब पर, क्योंकि अब किसका प्रभाव पड़ रहे हैं? ताप का, तो ताप में परिवर्तन को पढ़ेंगे और दाब को स्थिर रखेंगे। स्थिर दाब पर XM अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं उनको कहा जाता है अधिशोषण समदाबी। तुलना करो दोनों की, उसमें ताप स्थिर था, दाब का प्रभाव पड़ रहे थे, तो हमने ग्राफ XM और P के मध्य बनाया था, उसको हमने नाम दिया था अधिशोषण समतापी, क्योंकि ताप स्थिर था। इसमें ताप का प्रभाव पड़ रहे हैं, दाब स्थिर है, P स्थिर आपको बताया है, तो इसमें अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य ग्राफ खींचा जा रहा है, इसे कहेंगे अधिशोषण समदाबी। दाब स्थिर है तो इसमें हम y एक्सिस पर इधर अधिशोषण की मात्रा ले रहे हैं और x एक्सिस पर नीचे ताप ले रहे हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। पहला ग्राफ जो भौतिक अधिशोषण के लिए है और दूसरा ग्राफ जो रासायनिक अधिशोषण के लिए है। आपको दोनों ग्राफ पढ़ने हैं कि किस प्रकार से इनकी शेप रहती है। तो जो भौतिक अधिशोषण का ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है। जैसे जैसे अभी आपने पढ़ा, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा घटती है, तो ताप कम था तो अधिशोषण ज़्यादा था। जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है, इस तरफ ताप बढ़ रहा है, वैसे वैसे अधिशोषण की जो दर है या अधिशोषण की जो मात्रा है वो कम होती चली जा रही है इस प्रकार। लेकिन अगर बात करते हैं रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण में जैसे जैसे ताप बढ़ता है
वैसे वैसे पहले तो अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा एक बार तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उनकी क्रिया आपस में ज़्यादा होगी, तो इसलिए अधिशोषण की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन जब जैसे जैसे और ताप बढ़ाते जाएंगे, अब अणुओं की संख्या कम होनी शुरू हो गई, अणुओं की संख्या कम होनी शुरू हो गई, तो अब धीरे धीरे अधिशोषण की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी, घटनी शुरू हो जाएगी, इस प्रकार से ऐसे। तो जब हम ताप का प्रभाव पढ़ते हैं तो दाब को स्थिर लेते हैं। जो ग्राफ प्राप्त होते हैं अब अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य, उन्हें अधिशोषण समदाबी कहते हैं। और भौतिक अधिशोषण के लिए उसकी शेप ये होती है और रासायनिक अधिशोषण के लिए ये होती है। तो आप ताप का प्रभाव में ये बिंदु लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे 5वां बिंदु, अधिशोषक का सक्रियण। यहाँ पर अधिशोषक आएगा, अधिशोषक का सक्रियण। सक्रियण का मतलब होता है उसको एक्टिव करना, अधिशोषक को। तो किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना उसका सक्रियण कहलाता है। अधिशोषक तो वही है, लेकिन हम उसकी अधिशोषक क्षमता को बढ़ा सकते हैं कुछ क्रियाओं के द्वारा, उसे कहा जाता है अधिशोषक का सक्रियण। तो उसे कैसे बढ़ाया जा सकता है? नंबर 1, अगर ठोस अधिशोषक है, वो धातु का बना हुआ है, तो धातु का पाउडर तो बनता नहीं बेटा, तो क्या होता है उसको खुरदरा बना दिया जाता है। धातु को खुरदरा बना देते हैं तो वो उबड़ खाबड़ हो जाती है, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बड़े दानेदार अधिशोषक पदार्थों को बारीक पीस दिया जाता है। जिनके टुकड़े होते हैं अधिशोषक पदार्थों के, उनको बारीक पीस दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है, तो उससे उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और अधिशोषक को साफ करके उस पर अगर पहले से कुछ अशुद्धियां हैं तो उनको हटा करके भी अधिशोषण की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये है अधिशोषक का सक्रियण। उसके बाद है अधिशोषण समतापी। ये अलग से पॉइंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बोलते हैं। ये जो अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था इधर, दाब का प्रभाव, जिसमें हमने अधिशोषण समतापी बनाए थे, उसके आगे आपको डिटेल पढ़नी है। तो अभी आपने जो पढ़ा वो था अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक कि कितना अधिशोषण होगा। जो 5 बिंदुओं में आपने पढ़े, उन 5 बिंदुओं की ब्रीफ में डिटेल आपको मैंने बता दी कि उसको किस प्रकार से लिखना है अपने कॉपी पर और कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। थैंक यू।